नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। जोहरान मामदानी 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। उन्होंने एक अप्रत्याशित ढंग से यह चुनाव जीत लिया। चुनाव जब कल यानी 4 तारीख को हुआ, उस समय उनकी जीत उतनी अप्रत्याशित नहीं थी जितनी लगभग 4 महीने पहले जब उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए, जो अमेरिका में चुनाव होता है जिसे प्राइमरी कहते हैं, उसमें उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे, एंड्रू कुमो को हरा दिया था। न्यूयॉर्क अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाला राज्य माना जाता है। समझा जाता है कि वहाँ 60% से भी ज़्यादा लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। वैसी स्थिति में डेमोक्रेटिक पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता है उसके जीत की संभावना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो संभावना है, इसके उलट नतीजे शायद ही कभी आए हैं। पिछले करीब 30 साल में तो ऐसे नतीजे नहीं आए हैं। तो इसलिए जब जोहरान मामदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी जीत ली तो उसके बाद उनके जीत की संभावना मजबूत हो गई थी। लेकिन इसमें पेच एक यह पड़ा कि एंड्रू कुमो ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे यह साफ हो गया कि इस मुकाबले, जो मुख्य मुकाबला है, वो मामदानी और कुमो के बीच में ही है। रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो काफ़ी पीछे थे वहाँ पर। तो असल इसमें समझने की बात यह है कि एक 34 साल का व्यक्ति जो मुस्लिम है, जो मूल रूप से भारतीय मूल का है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो ये मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं, ये कैसे, आखिर किस करिश्मा के साथ, किस चमत्कारिक ढंग से ये चुनाव मैदान में आए कि जिन्हें कोई अब से 5-6 महीने पहले तक जानता भी नहीं था, वो आज दुनिया के सबसे बड़े, जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, जैसे हम लोग अपने देश में मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, उसी तरह दुनिया में जो सबसे बड़ा फाइनेंस का जो सिटी है वो न्यूयॉर्क है। वहाँ पर वो चुनाव जीत गया। उसकी वजहों को जब हम समझते हैं तो उसमें जो बात साफ होकर आती है वो ये है कि यह अमेरिका की राजनीति में लगातार हो रहे ध्रुवीकरण, जो वहाँ पर एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो रहा है, उसका ही एक नतीजा है। इस पोलराइजेशन ने रिपब्लिकन पार्टी की सूरत बदल दी डोनाल्ड ट्रंप के उदय के साथ में। 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी में भी ऐसी संभावना बनी थी जब बर्नी सैंडर्स एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडे के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की होड़ में उतरे थे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट ने तब अनफेयर मीन्स से, अनुचित ढंग से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनने दिया। अब लेकिन जो न्यूयॉर्क में हुआ वो ये हुआ है कि एक नेता जो हर तरह से अमेरिका का जो शासन तंत्र है या वहाँ पर जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ खड़ा होकर चुनाव जीत गया है। वो खिलाफ क्या खड़े हैं? अपने को सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिज्म अमेरिका में एक बदनाम शब्द रहा है। वो एंटी जायनिस्ट हैं, यानी इजराइल जिस विचारधारा पर बना है वो उसका विरोध करते रहे हैं, इस हद तक कि उन्होंने कहा था कि अगर वो मेयर बन गए और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री वहाँ आए नेतन्याहू, तो वो उनको मानव संघार के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये देखने की बात होगी कि वो सचमुच ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका में पूंजी का समर्थन आपके पीछे होना चाहिए, ये माना जाता है, जायनिस्ट लॉबी का सपोर्ट आपके पीछे होना चाहिए, ये सब उनके साथ न होते हुए भी वो सिंपल, अगर हम लोग कहें कि कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जिसे वो सोशलिस्ट मुद्दा कहते हैं, उसको लोगों के सामने रखा और उनका मुद्दा इतना लोकप्रिय हुआ कि वो अब न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं। मुद्दे क्या थे उनके? मुद्दे, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि वो न्यूयॉर्क में जो किराए के मकान हैं उसमें किराया को बढ़ाने पर रोक लगा देंगे। और न्यूयॉर्क शहर में लोगों का रहना बहुत दूभर होता गया है। वहाँ पर जो रियल एस्टेट के मालिक कंपनियां हैं,
वो जिस अनुपात में वहाँ किराया बढ़ाती गई हैं उसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी आम मध्य वर्ग के लिए भी, जो श्रमिक वर्ग का व्यक्ति है उसकी तो बात ही अलग है, मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी वहाँ पर रहना एक बहुत ही कठिन वहाँ बनता चला गया है। उनका दूसरा मुद्दा है कि वो चाइल्ड केयर यानी बच्चों के पालन पोषण की जो व्यवस्था करेंगे पब्लिक सेक्टर में, जहाँ एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें बच्चों का पालन पोषण मुफ्त की सेवा मुफ्त में दी जाएगी। जाहिर है वो कुछ न्यूट्रिशन, ये जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपलब्धता करने और जो क्रेच वगैरह होते हैं उसको सरकार के दायरे में, एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में खोलने की बात उन्होंने की है। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानें खोलने की, जो किराना की दुकानें होती हैं, ऐसी हर इलाके में ऐसे ग्रॉसरी शॉप खोलने का वादा किया है जो सरकार चलाएगी, यानी न्यूयॉर्क का प्रशासन चलाएगा, और वहाँ पर उचित मूल्य पर लोगों को चीज़ें दी जाएंगी। जो शहर महंगाई से बहुत परेशान जहाँ लोग हैं वहाँ लोगों को ये वादा काफ़ी आकर्षक लगा। उन्होंने मुफ्त बस सेवा लोगों को देने का वादा किया है। और ये सब कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने बताया है कि जो वहाँ पर मिलेनियर लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, उनके ऊपर वो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को बढ़ाएंगे, इससे वो संसाधन जुटाएंगे। यह एक अमेरिका में ये सब बातें कहना आज पिछले रोनाल्ड रेगन जब राष्ट्रपति बने और वहाँ नियो लिबरल पॉलिसी जब अपनाई गई, उसके बाद ये सब बातें वहाँ कहना बहुत असामान्य हो गया है। बर्नी सैंडर्स ने कहा जरूर था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वो सचमुच करते या नहीं करते यह इसको जांचने का मौका नहीं आया। लेकिन अब जोहरान मामदानी ने ये बात कही है और इस पर वो समर्थन लेकर जीत गए हैं। यह क्या संकेत देता है? यह संकेत देता है कि अमेरिका का समाज एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है ध्रुव दक्षिण पंथ, पूरी तरह से खुला बाजार, जो रंगभेदी जो नीतियां हैं, श्वेत समुदाय के जो लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनका वर्चस्व कायम करना, महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करना, और एक इस तरह के जिसको हम लोग फार राइट एजेंडा कहते हैं, फार राइट एजेंडा, और एक लेफ़्ट एजेंडा, या अमेरिकी शब्दावली में कहें तो फार लेफ़्ट एजेंडा। इन दो एजेंडों के बीच में वहाँ का जनमत बढ़ता जा रहा है। और उसके बीच में जो मध्य मार्गी नेता है, जो मध्य मार्ग है, उसकी जगह ख़त्म होती जा रही है। यह कहा जा सकता है काफ़ी हद तक मामदानी की जीत के बाद यह सवाल पूरे देश में आएगा कि क्या मध्य मार्ग को अपनाकर डेमोक्रेटिक पार्टी अब चुनाव जीत भी सकती है आगे। ये सवाल वहाँ आएगा। अभी न्यू जर्सी और वर्जीनिया राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की गवर्नर पद पे जीत हो गई है, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो दोनों राज्य भी परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के स्टेट हैं। उन्होंने कोई रिपब्लिकन का स्टेट्स नहीं जीता है, वो स्टेट नहीं जीता है जिसे कि स्विंग स्टेट कहा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में यह जो विभाजन है, ये विभाजन जो है फार लेफ्ट और फार राइट का, उसको न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन ने एक बार फिर से साबित किया है कि यही अमेरिका में हो रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने मामदानी को कम्युनिस्ट कहा था। उन्होंने बार बार धमकी दी कि अगर मामदानी जीत गए तो जो केंद्रीय सरकार से न्यूयॉर्क को सहायता मिलती है उसको वो रोक देंगे, जो न्यूयॉर्क के बजट का 6 से 7% हिस्सा होता है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से जो लेफ़्ट या प्रोग्रेसिव सिटीज़ जिन्हें माना जाता है, शिकागो है, लॉस एंजलिस है, पोर्टलैंड में जिस तरह के एक्शन उन्होंने लिए हैं राष्ट्रीय नेशनल गार्ड्स को भेजकर, वैसे एक्शन भी लेने की बात की धमकी वो देते रहे हैं। आखिर वक्त पर उन्होंने एक चाल चली और लोगों से अपील की कि आप रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी है, कि आप उसके कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, आप कुमो को वोट दीजिए जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुमो फिर भी ठीक है एक कम्युनिस्ट के जीतने से। लेकिन ट्रंप की बात ये वहाँ के लोगों ने सुनी नहीं। दूसरी चीज़, उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर अपील की। उन्होंने यहूदी समुदाय के लोगों का नाम लेकर कहा कि आप लोग इस आदमी को वोट मत दीजिए क्योंकि ये इजराइल का विरोधी है और मुस्लिम है, यह बात भी लाई गई। कुमो ने भी यह बात जो मुस्लिम पहचान है जोहरान मामदानी की, इसको चुनाव में मुद्दा बनाया
ये कहा कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ मेयर नहीं बनना चाहिए जो 9/11 जैसी घटना पर अगर उसके समय में हो तो उस पर वो खुश होगा। ये बातें बिल्कुल बेतुकी हैं, लेकिन ये बातें चुनाव में अमेरिका में आज कही जा रही हैं। सांप्रदायिक मुद्दों को चुनाव के बीच में खुलेआम लाया जा रहा है, सांप्रदायिक और रंगभेदी मुद्दों को। इसके बावजूद मामदानी के जो समर्थक थे वो उनके साथ जुड़े रहे। ज़्यादातर नौजवान, वो लोग जो बढ़ी महंगाई और जो नौ उदारवादी आर्थिक नीतियों की वजह से जो मार पड़ी है उसके शिकार हैं, वो लोग एकजुट रहे। धर्म, जाति, पहचान और ये नस्ल, जाति तो खैर वहाँ उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, नस्ल और धर्म की पहचान से ऊपर उठकर उन्होंने मामदानी को वोट दिया और अब मामदानी जीत गए हैं। इसका संदेश दूर तक जाएगा। ये पूरी अमेरिका की राजनीति में एक उथल पुथल मचेगी इससे, यह बात वहाँ के सभी जानकार और विश्लेषक मानते हैं। तो इन घटनाओं पर आगे हमारी निगाह रहेगी और जब कोई अपडेट होगा हम आपके पास लेकर आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।